नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर फिर से बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर पर, यानी कि कला एवं संस्कृति अपने आप में एक बेहतरीन पोर्शन, जहाँ पर से पेपर पर सवाल बनता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर रेलवे के पेपर पर जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग यहाँ पर उन्हीं तरह के सवालों को देखेंगे। हमेशा की तरह उन सवालों पर जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जहाँ पर से कल के दिन में पेपर पर सवाल बनेगा, उसको भी कवर करेंगे। बस आपको ये करना है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है कि बताइए इनमें से कौन सा मेला जो है इन चारों ऑप्शंस में से एक पशु मेला और जो कि हिमाचल प्रदेश में लगता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए नलवारी मेला, ऑप्शन बी सोनपुर मेला, ऑप्शन सी पुष्कर मेला एंड ऑप्शन डी कोलायत मेला। तो आंसर क्या बनेगा? कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जो नलवारी मेला है हिमाचल प्रदेश में लगता है और जो कि क्या है, कहेंगे सर एक पशु मेला है। 2023 के पेपर पर यह सवाल आ चुका है ना। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सोनपुर मेला और पुष्कर मेला जो है ये कहाँ पर लगते हैं। काफ़ी फेमस मेले हैं ये भी। अब नलवारी मेला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग और देख लेते हैं, जहाँ पर से चीज़ें आपको पेपर पर पूछी जा सकती है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नलवारी मेला को लेकर। ठीक है, कहेंगे सर ये लगता कहाँ पर है? कहेंगे सर ये लगता है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश में ये मेला लगता है। एक तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, किस लिए फेमस है? कहेंगे सर ये फेमस है बेसिकली गाय और भैंस के लिए। किसके लिए? कहेंगे सर गाय और भैंस के लिए ये मेला जो है फेमस है। कितने दिनों तक लगता है? तो कहेंगे सर 4 से 7 दिन के लिए। कितना? कहेंगे सर 4 से 7 दिन तक के लिए ये जो मेला है ये लगता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी। बाकी इस बार 2026 का ये जो मेला लगा था वो 17 मार्च से लेके कहेंगे सर 20 मार्च तक लगा था। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर सवाल ये वाली है। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल बुकर प्राइज स्टैब्लिश्ड। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। एमटीएस के पेपर पर यह सवाल आ चुका है 2023 के पेपर पर। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2000 में, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 1969 में। तो आंसर क्या बनेगा? कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए, 2005 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। वैसे इस्टेब्लिश हुआ था कब? कहेंगे सर 2004 में हुआ था, लेकिन दिया कब से जा रहा है? कहेंगे सर दिया जा रहा है 2005 से। तो इसीलिए ऑप्शन में आप चूंकि 2004 है नहीं, तो 2005 ही आपको आंसर करना पड़ेगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज को लेकर, है ना, जो कि किस तरह का अवार्ड है? कहेंगे सर एक तरह का लिटरेरी अवार्ड है, साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला अवार्ड है। किसमें? कहेंगे सर साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला क्या है? कहेंगे सर अवार्ड है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? कहेंगे सर इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में, लेकिन मिल कब से रहा है? कहेंगे सर 2005 से मिल रहा है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ से सवाल बना दे। हर साल पहले 2 साल में दिया जाता था, अभी क्या है? कहेंगे सर एवरी ईयर ये मिलता है बुकर प्राइज। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। किस लिए दिया जाता है ये पूछा जा सकता है आपसे, है ना, किस लिए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो क्या बोलोगे? कहेंगे सर ये बेसिकली दिया जाता है किसी भी दुनिया के किसी भी बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। किसके लिए? कहेंगे सर इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए इस चीज़ को दिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसमें होता क्या है? कहेंगे सर प्राइस मनी आप देखोगे तो लगभग 50,000 पाउंड देखने को मिलेगा। कितना? कहेंगे सर 50,000 पाउंड देखने को मिलता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, जिसमें जो मेन ऑथर होंगे बुक के, है ना, जो कि ओरिजिनल जिस भाषा में लिखा होगा तो वो ऑथर कहलाएंगे, और दूसरे ट्रांसलेटर, तो दोनों को 50% मिलता है। 50-50%। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी 25,000 पाउंड जो है वो ऑथर को मिलेगा और 25,000 पाउंड जो है वो हम लोग कहते हैं ट्रांसलेटर को दिया जाता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। अच्छा, देता कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये कौन देता है इस प्राइज को? तो क्या बोलोगे? कहेंगे सर ये बेसिकली देता है बुकर प्राइज फाउंडेशन यूके बेस्ड जो है ना। कौन देता है? कहेंगे सर बुकर प्राइज फाउंडेशन, जो कि क्या है? कहेंगे सर यूके बेस्ड एजेंसी है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर सवाल ये वाली है। सवाल है प्लेइंग इट माई वे, है ना, आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। और एमटीएस के पेपर में भी ये सवाल आ चुका है 2023 में ही।
ऑप्शन है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली एंड ऑप्शन डी विराट कोहली। तो आंसर क्या बनेगा? कहेंगे सर आंसर बनेगा ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी, इन्होंने इस बुक को लिखा है। बाकी सचिन तेंदुलकर के बारे में हर किसी को पता है, महान खिलाड़ी अपने आप में, एक टाइम पर इनका जलवा था, अभी संन्यास ले चुके हैं या रिटायर कर चुके हैं, है ना। सचिन तेंदुलकर ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम क्या है? कहेंगे सर प्लेइंग इट माई वे। लेकिन इनके साथ में एक और नाम आता है, क्या? कहेंगे सर बोरिया मजूमदार का। किसका नाम आता है? कहेंगे सर बोरिया मजूमदार का, मजूमदार का। इन्होंने भी इस बुक को लिखने में अहम रोल प्ले किया है, तो दोनों का नाम आता है। तो इतनी सी बात आप याद रखिए। हो सकता है कि पेपर पर ये भी नाम रहे साथ में, तो बोरिया मजूमदार भी आप याद रखिएगा, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। बुक कब आया था? कहेंगे सर 2014 में आया था। कब आया था? कहेंगे सर 2014 में ये बुक आया था। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर सवाल इतनी सी है कि बताइए इन त्योहारों में से कौन सा त्यौहार फगवा के नाम से भी जाना जाता है ना। इन चारों त्योहारों में से कौन सा त्यौहार जो है जिसको फगवा भी कहा जाता है? तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है, एमटीएस के पेपर पर आ चुका है ये सवाल। ऑप्शन ए दिवाली, ऑप्शन ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी नवरात्रि या फिर ऑप्शन डी ईद। तो आंसर क्या बनेगा? कहेंगे सर आंसर बनेगा होली। यूपी बिहार झारखंड के जितने भी लोग होंगे इस सवाल को मतलब कभी भी गलत नहीं कर सकते। वो सोते हुए भी इस क्वेश्चन को टिक करेंगे तो उनका आंसर सही होगा, है ना, क्योंकि उनके यहाँ पर ये बोली जाती है। और कोई दिक्कत वाली बात कि सर होली को क्या कहते हैं? कहेंगे सर फगवा कहते हैं। बेसिकली हम लोग अगर होली को लेकर बात करें तो होली क्या है? कहेंगे सर रंगों से रिलेटेड एक त्यौहार है ना, जिसके लिए कहानी चलती हिरण्यकशिपु और प्रहलाद वाली। होली के एक दिन पहले क्या होती है? कहेंगे सर होलिका दहन मनाया जाता है। क्या होता है? कहेंगे सर होलिका दहन ये मनाया जाता है। उत्तर भारत में काफ़ी फेमस है ये, है ना। और जहाँ पर उत्तर भारत में जैसे अगर आप बिहार देखोगे, इसके अलावा कहेंगे सर इसके अलावा झारखंड की बात कर लें, है ना, या फिर कहेंगे सर या फिर यूपी की बात कर लो, तो यहाँ पर इस त्यौहार को फगवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहेंगे सर फगवा भी कहा जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। कब मनाया जाता है अगर ये पूछा जाए? क्या पूछ रहे हैं? कहेंगे सर कब मनाया जाता है? तो कहेंगे सर हिंदी महीने में एक महीना आता है फागुन का। किसका आता है? कहेंगे सर फागुन, या जिसको फाल्गुन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहेंगे सर फाल्गुन भी कहा जाता है। तो उसके पूर्णिमा के अवसर पर क्या होता है? कहेंगे सर पूर्णिमा के अवसर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। उत्तर भारत में इसे फगवा कहते हैं, बिहार झारखंड यूपी जैसे स्टेट्स में। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर सवाल ये वाली है। सवाल है यूनेस्को के प्रदर्शन कलाओं के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, है ना, इंटरनेशनल डांस डे जो है कब मनाया जाता है? तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि बताइए इंटरनेशनल डांस डे जो है वो कब मनता है। एमटीएस के पेपर पर सवाल आ चुका है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 25 अप्रैल को, ऑप्शन बी 29 अप्रैल को, ऑप्शन सी 1 मई को, या फिर ऑप्शन डी 5 मई को। तो आंसर क्या बनेगा? कहेंगे सर इसके लिए ऑप्शन बी बनेगा। 29 अप्रैल को क्या होता है? कहेंगे सर इंटरनेशनल डांस डे जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? कहेंगे सर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डांस डे को लेकर, है ना। कब मनता है? कहेंगे सर ये मनता है बेसिकली 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को ये मनता है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। किसके द्वारा घोषित करा गया? कहेंगे सर यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा क्या है? कहेंगे सर इसको घोषित करा गया है। और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान के द्वारा क्या हुआ था? कहेंगे सर सेलिब्रेट करा गया था। और यह हम लोग कहते हैं कि पहली बार उसने ही रिकमेंड करा था इस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। कब से मन रहा है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर 1982 से, है ना। फ्रेंच एक कोरियोग्राफर हुआ करते थे, तो उनके सम्मान में क्या है? कहेंगे सर उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो उनके सम्मान में क्या है? कहेंगे सर ये जो इंटरनेशनल डांस डे जो है वो सेलिब्रेट करा जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जहाँ से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है? कहेंगे सर फ्रीडम इन एग्जाइल ये बुक है, इसकी किसकी आत्मकथा है? तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि बताइए फ्रीडम इन एग्जाइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ किनका। ये 4 ऑप्शन हैं। SSC-HSL के पेपर पर यह सवाल आ चुका है 2023 में ही। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दलाई लामा एंड ऑप्शन डी आंग सान सू की, जो कि कहाँ से थी? कहेंगे सर ये बेसिकली थी म्यांमार से। उनको मिलिट्री कू होने के बाद में उनको बंद कर दिया गया है जेल में। अच्छा, बाकी इस सवाल पर आते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? कहेंगे सर फ्रीडम इन एग्जाइल जो है ये बेसिकली दलाई लामा की बुक है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे सर बिल्कुल नहीं।
महात्मा गांधी ने भी बुक लिखा है जिसका नाम क्या है कहेंगे सर, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगर आपने ये नाम सुना होगा तो महात्मा गांधी ने लिखा है। कई सारे और भी बुक है लेकिन ये वाली फेमस है, ठीक है। दलाई लामा आंसर बनेगा इस सवाल का, तो इतनी सी बात आप याद रखिएगा। बाकी दलाई लामा को अगर हम लोग लेकर बात करें तो ये कहाँ के हैं कहेंगे सर, ये बेसिकली तिब्बत से आते हैं। कहाँ से आते हैं कहेंगे सर, ये तिब्बत से आते हैं, ठीक है। तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कहेंगे सर, चाइना ने इस देश पर कब्जा कर लिया, ठीक है। चाइना ने क्या करा कहेंगे सर, इस देश पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इनको अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है। और ये हिमाचल में रहते हैं, कहाँ पर कहेंगे सर, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, है ना, धर्मशाला। तो इधर जाके ये रहते हैं। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। और अभी करंट जो सिनेरियो है इनके साथ में ये पूछा जा सकता है कि ये कितने नंबर के दलाई लामा है, तो याद रखिएगा ये 14वें नंबर के हैं। कितने नंबर के कहेंगे सर, ये 14वें नंबर के क्या है, मैं पेन बदल लेता हूँ, दिख नहीं रहा है कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है कहेंगे सर, 14वें नंबर के क्या है कहेंगे सर, दलाई लामा है। कोई दिक्कत वाली बात, दलाई लामा है, कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दलाई लामा क्या होते हैं कहेंगे सर, दलाई लामा जो होते हैं वो बेसिकली बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं। क्या बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं कहेंगे सर, धर्म गुरु, है ना, धर्म गुरु। तो उनको क्या कहा जाता है कहेंगे सर, उनको कहा जाता है दलाई लामा। और ये 14वें नंबर के हैं। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे सर, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है कहेंगे सर, सवाल ये है कि सोशल हार्मनी, मैं पेन बदल लेता हूँ, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई है ना, कि द बुक टाइटल सोशल हार्मनी इज रिटन बाय, CHSL के पेपर पर यह सवाल आया था जो 2023 में ही। ऑप्शन शाह, ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या फिर ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो आंसर क्या बनेगा कहेंगे सर, आंसर बनेगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने इस बुक को लिखा है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना। बुक का कवर कुछ इस तरह से दिखता है, नरेंद्र मोदी ने इस बुक को लिखा है, सोशल हार्मनी नाम है। बेसिकली इसमें आपको क्या मिलेगा कहेंगे सर, इनके द्वारा जो स्पीचेस दी गई हैं, किसकी बात कर रहे हैं कहेंगे सर, स्पीचेस जो दी गई हैं उसी का ये क्या है कहेंगे सर, ये कलेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि हु एमंग द फॉलोइंग वन द फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी इन 1992, है ना। MTH के पेपर पर यह सवाल आ चुका है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सरोज खान, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, ऑप्शन सी फराह खान एंड ऑप्शन डी वैभवी मर्चेंट। तो आंसर क्या बनेगा कहेंगे सर, आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर जो हैं, इनको सबसे पहली बार क्या हुआ था कहेंगे सर, 1992 में कोरियोग्राफी का फील्ड में नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। ये है लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर, है ना। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, किस फिल्म के लिए दिया गया था, ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, फिल्म का नाम क्या था कहेंगे सर, फिल्म का नाम था एक था विदूषक। क्या नाम था, एक था विदूषक। कोई दिक्कत वाली बात कहेंगे, बिल्कुल नहीं। जो कि क्या थी कहेंगे सर, एक मराठी फिल्म थी। क्या थी कहेंगे, मराठी फिल्म थी। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। 1991 से पहले क्या होता था कहेंगे सर, कोरियोग्राफी के फील्ड में कभी भी नेशनल जो अवार्ड है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो नहीं मिलता था, है ना। और इनको जो ये जो अवार्ड मिला था वो क्या था कहेंगे सर, 40वां नेशनल फिल्म अवार्ड था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इंडियन सिनेमा में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन सा है कहेंगे सर, दादा साहब फाल्के। कौन सा है कहेंगे सर, दादा साहब फाल्के, है ना। जो कि कौन देता है कहेंगे सर, बेसिकली नेशनल फिल्म अवार्ड ही देती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कहेंगे सर, जोर रहता है ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या है कहेंगे सर, उसमें मतलब इस अवार्ड को देते समय उनका भी इंटरफेरेंस रहता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जहाँ से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है कहेंगे सर, पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहते हैं। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 डेज इन तमिलनाडु। तो चौथे दिन का जो पोंगल है वो क्या कहलाता है। CGL के पेपर पर यह सवाल आ चुका है। क्या इसको भोगी पोंगल कहते हैं, क्या इसे कानून पोंगल कहते हैं, मट्टू पोंगल कहते हैं, या फिर थाई पोंगल कहते हैं। तो आंसर क्या बनेगा कहेंगे सर, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जो कानून पोंगल है ये कहा जाता है चौथे दिन को। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। कोई दिक्कत वाली बात होगी कहेंगे सर, बिल्कुल नहीं। पोंगल को बेसिकली हम लोग रेस्ट ऑफ इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं कहेंगे सर, मकर संक्रांति कहते हैं, है ना।
तमिलनाडु में इसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, गुजरात में क्या कहा जाता है, तो कहेंगे सर गुजरात वाला स्पेशल है जहाँ पर उसको उत्तरायण कहते हैं। क्या कहते हैं, कहेंगे सर उत्तरायण कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, है ना, जहाँ पर उससे चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। बाकी तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, ठीक है। पोंगल जो है वो 4 दिन तक मनता है। कितना दिन तक, कहेंगे सर इसका सेलिब्रेशन बेसिकली तमिलनाडु में 4 दिन तक चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। एक होता है भोगी पोंगल, क्या होता है, कहेंगे सर भोगी पोंगल, है ना। उसके बाद कहेंगे सर दूसरा जो पोंगल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर सूर्य पोंगल, सूर्य पोंगल, ठीक है। तीसरा जो पोंगल होता है इसी में हम लोग क्या बात करते हैं, कहेंगे सर मट्टू पोंगल को लेकर बात करते हैं, मट्टू पोंगल, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। अगर लास्ट वाला जो पोंगल जो कि मैंने अभी आपको बताया वो क्या होता है, कहेंगे सर वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कानूम पोंगल। क्या कहते हैं, कहेंगे सर कानूम पोंगल कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जहाँ पर से चीज़ आपको पूछी जा सकती है। कब मनता है अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे, कहेंगे सर बेसिकली ये 14 जनवरी को मनता है। कब मनता है, कहेंगे सर 14 जनवरी को। लेकिन कभी कभी 15 जनवरी को भी सेलिब्रेट करा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी उत्तर भारत में इसको क्या कहते हैं, कहेंगे सर मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। लास्ट सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल ये है कि भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किस लास्ट सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल है भारत में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इतनी सी बात आपसे पूछी गई कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल कालिदास सम्मान स्टार्टेड इन इंडिया। CGL के पेपर पर यह सवाल आ चुका है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन डी 1980। तो आंसर क्या बनेगा, कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 1980 से क्या है, कहेंगे सर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है इसको शुरू करा गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। बाकी अगर हम लोग बात करें नेशनल कालिदास अवार्ड को लेकर, किसको लेकर बात करें, कहेंगे सर नेशनल कालिदास अवार्ड, है ना। अगर इसको लेकर बात करें तो शुरू कब हुआ, कहेंगे सर 1980 में शुरू हुआ। कब, कहेंगे सर 1980 में शुरू हुआ बेसिकली। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। किस स्टेट ने शुरू करा था, कहेंगे सर मध्य प्रदेश ने शुरू करा था। किसने शुरू करा, कहेंगे सर मध्य प्रदेश ने इस अवार्ड को शुरू करा था। तो इस चीज़ को याद करिए रखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश में भी किस डिपार्टमेंट या किस मिनिस्ट्री के अंदर में इसको दिया जाता था, कहेंगे सर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, है ना, उसने शुरू करा था। किसने शुरू करा था, कहेंगे सर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो इसने इस चीज़ को शुरू करा था 1980 में। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे सर फील्ड जो है जहाँ पर ये अवार्ड मिलता है ये आपसे पूछी जा सकती है। तो क्लासिक म्यूजिक के लिए मिलता है पहला, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक के लिए। कोई दिक्कत वाली, क्लासिकल म्यूजिक के लिए मिलता है, ठीक है। दूसरा कहेंगे सर दूसरा मिलता है क्लासिकल म्यूजिक के लिए। दूसरा कहेंगे सर दूसरा मिलता है बेसिकली क्लासिकल डांस के लिए। किस लिए, कहेंगे सर क्लासिकल डांस को लेकर मिलता है, ठीक है। तीसरा कहेंगे सर तीसरा मिलता है थिएटर को लेकर, ठीक है। और चौथा कहेंगे सर चौथा मिलता है विजुअल आर्ट्स के लिए। किस लिए, कहेंगे विजुअल आर्ट्स या फिर जिसको हम लोग पेंटिंग कहते हैं, स्कल्पचर कहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, कहेंगे सर ये अवार्ड मिलता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। फिर से कालिदास अवार्ड जो है 1980 में इसकी शुरुआत हुई, है ना। और डिपार्टमेंट ऑफ जो कल्चर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, तो उसने शुरू करा था इसको। 4 फील्ड है जहाँ पर ये अवार्ड मिलता है, क्लासिकल म्यूजिक के लिए, क्लासिकल डांस के लिए, थिएटर के लिए और विजुअल आर्ट्स, बेसिकली पेंटिंग या फिर स्कल्पचर जो है वो उसमें शामिल होता है, तो उसके लिए ये अवार्ड मिलता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है जहाँ पर से चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आज के लिए यही 10 सवाल थे। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।